हेलो आईपीयू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने एमआरक्यूज निकाल के रखे हुए हैं। आई होप मैंने पीडीएफ आप लोगों को पहले ही शेयर कर दी थी। मैंने आपको 7 बजे तक पीडीएफ शेयर कर ही दिया था इसका, जिसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए लिस्ट डाउन कर दिए थे कि क्या क्या क्वेश्चन पिछले साल पेपर में आए हुए हैं। इसमें मैंने 2024 का पेपर रखा है, 2025 का पेपर रखा है और एक 2025 का पेपर और रखा है जो कि 7th सेमेस्टर का हुआ था एआईएमएल एआईडीएस वाले बच्चों का। बट डोंट वरी, सिलेबस सबका सेम है। तो हमने कवर करे हैं टोटल मिलाकर के 3 ईयर के पीवाईक्यूज एंड इससे बाहर पेपर की उम्मीद आने की नहीं है। पेपर आपका इसी से रिजेंबल कर रहा होगा। आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन कि पेपर का पैटर्न हमेशा अलग आता है। ठीक है, तो हमारा पेपर का पैटर्न किससे मैच कर रहा होता है? आर पेपर पैटर्न मैच विद द पीवाईक्यूज एंड यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वी शुड नॉट बी रिलाई कि सिलेबस में आपने डायरेक्ट चीजें पढ़ ली है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा होगा। यहाँ पे आ रही होती है केस स्टडीज। आपसे पूछेगा केस स्टडी कि भाई बताओ मुझे ये कंपनी का ये हाल चल रहा है, तो इसमें कैसी डायरेक्टिंग करनी चाहिए, कैसी प्लानिंग करनी चाहिए टू मेक द एफिशिएंट थिंग्स राइट ओवर है। तो हमने अभी मुझे याद है कि आपका 3 और 4 यूनिट नहीं हुआ है, तो हमने क्या प्लान करा है कि पहले यूनिट नंबर 1 और 2 के हम प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हैं शुरू के 30 मिनट में। देन हम यूनिट नंबर 3 के प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे पहले 30 मिनट में, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि यूनिट 3 एंड 4 में से क्या क्या पढ़ना होता है। एंड देन डोंट वरी, लास्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको यूनिट 3 4 का सारा एक बार क्विक रिवीजन, क्विक ओवरव्यू दे दूंगी। तो आपने अगर यूनिट 1 का वीडियो और यूनिट 2 का वीडियो देख लिया है, देन यू आर ऑल सेट टू गो फॉर दिस वन वीडियो। हम यहाँ पे सारी की सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने 1 और 2 का वीडियो नहीं देखा है तो भी आपको डरने की नीड नहीं है, बिकॉज हम प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पे भी मैं आपको फुल्ली ऐसे समझा रही होंगी कि आपने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। तो यार इतनी एफर्ट्स के लिए मैं ऑफिस से आके वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, फटाफट से लाइक कर दो एंड कमेंट कर देना कि आपको एफर्ट समझ में आ रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है। ऑल्सो आपके लिए सारे रिसोर्स अदर सब्जेक्ट्स के रेडी हैं, प्री हैंड ही रेडी हुए हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर 6 में हमने ट्राई करा है कि सारे ही सब्जेक्ट हम कवर कर रहे हूँ, बिकॉज किसी के पास कोई सब्जेक्ट है, किसी के पास कोई सब्जेक्ट है, हमने ट्राई करा है सारे सब्जेक्ट आपके लिए कवर करने का। यू जस्ट नीड नॉट टू वरी। पीएमई मुझे लग रहा था आप लोग कर लोगे, बट जितनी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है मुझे लग रहा है आईपीयू वालों को पीएमई की भी नीड है। दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वन शॉट। कल वाली वन शॉट में 5 के व्यूज आ गए थे, तो सारे कमेंट्स आ गए थे। दैट्स व्हाई आज का वीडियो ऑन डिमांड बनाया जा रहा है कि आपका पेपर में आप लोग बिल्कुल, अगर 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स नहीं आए तो मेरे पढ़ाने का तो कोई फायदा नहीं है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से बैठ के पढ़िए। ये पीडीएफ मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा भेज दूंगी। प्लीज इसे ओपन करके साथ साथ बैठ के पढ़ना, मार्क करते हुए पढ़ना, रिवीजन भी इन्हीं पीडीएफ से करना, सो दैट आप एक ही चीज को 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में बातें सेट हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। लाइक कर दो वीडियो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है 2024 पेपर का यूनिट नंबर 1 का, क्या आया हुआ है कि 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताओ। आपको पता है बहुत अच्छे से, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मीडियम लेवल मैनेजमेंट होती है और लो लेवल मैनेजमेंट होती है, और उनके फंक्शंस बता दो। तो बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है, बहुत ही मक्खन क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो मैंने साथ में एक पीडीएफ रखा है जहाँ पे मैंने इसके आंसर भी कर दिए हैं आपके लिए सॉर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा कि 3 टाइप के मैनेजमेंट हमारे थे, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और हमारा कौन सा आता है देन टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, दीज आर द पीपल जो हमारे सुपरवाइजर होते हैं, जो काम करवाते हैं। एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि आपके टीचर आपसे काम करवाते हैं। ठीक है, अब आपके टीचर को कौन जो है सारी इंस्ट्रक्शन देता है? आपका एचओडी इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो आते हैं हमारे मिडिल लेवल पीपल। और आप मान सकते हो कि एचओडी को भी कौन इंस्ट्रक्शन देता है? आपके चेयरमैन, आपके जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये लोग कौन आते हैं? आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो 3 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। आपसे क्वेश्चन में इसके फंक्शंस के बारे में भी पूछा गया है, तो आप फंक्शंस भी बता सकते हो कि सुपरवाइजर का काम क्या होता है? मोटिवेट करना वर्कर्स को, उनसे काम करवाना, इंश्योर करना कि टास्क कंप्लीट हो रहा है, फीडबैक लेना मिडिल लेवल मैनेजमेंट से। यहाँ पे कौन आते हैं? आपके ब्रांच मैनेजर, जैसे कि एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट का मैनेजर आ गया। तो इनका काम क्या होता है? ट्रांसलेट करना गोल्स इनटू प्लान्स। ये जो यहाँ पे इन्होंने गोल्स बताए थे, यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाता है, उन्हीं पॉलिसीज को ये किसको समझा रहे होते हैं? हमारे नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट को। क्या हमें समझ में आया? 3 टाइप्स हमें समझ में आए मैनेजमेंट के। सबसे पहला है लोअर लेवल, देन आता है मिडिल लेवल एंड देन आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, बिकॉज दीज आर द डिसीजन मेकर्स। यही लोग हमारा डिसीजन बना रहे होते हैं। जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है, दीज आर द वर्कर्स एक्चुअली। जो हमारा टॉप लेवल है, इसने मिडिल लेवल को बताया, मिडिल लेवल एक्चुअली काम करवाता है हमारे लो लेवल मैनेजमेंट में से। तो लो लेवल मैनेजमेंट इज द पीपल जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं।
सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम पहला क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हैं, वी हैव डन दिस वन। सेकंड है हमारे पास आशुतोष गोयनका जो है वो वर्किंग है एक्चुअली एलटीडी इन अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्योरीफायर्स। ही फाउंड द प्रॉफिट हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स। उसने देखा है कि प्रॉफिट जो है लास्ट 6 मंथ से डिक्लाइन हो रहा है। Profit has an implication for the survival of firm, so he analyzed the business environment to find out the reason for his decline। तो उसने ये चालू करा है कि वो डिक्लाइन का रीजन ढूंढने वाला है। तो आइडेंटिफाई करेगा ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच द आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि आशुतोष गोयनका कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म बाय आशुतोष गोयनका। अब आशुतोष गोयनका के अलग अलग 3 फंक्शंस और बताओ आप कि वो जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा काम है कि उनकी पोस्ट को पहचानना कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पढ़े इसका आंसर देन इट इज कि हमारे जो आशुतोष गोयनका हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट है, बिकॉज ही इज अ पर्सन हु इज लुकिंग इनटू द प्रॉफिट कि कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रही। एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट टू फाइंड द रीजन फॉर द प्रॉफिट डिक्लाइन व्हिच इज स्ट्रेटेजिक एंड ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी। काफी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम ढूंढ पा रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 6 महीने से लॉस क्यों हो रहा है। ये काम कोई हमारा एम्प्लॉय नहीं कर रहा होता है, बिकॉज उसके काम में है ही नहीं, उसको तो जो बताया जा रहा है वो वही करेगा। टू फाइंड द प्रॉफिट के प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये सब काम कौन देखती है? आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट देख रही होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट देख रही होती है। अब उसने बोला कि हमें 3 फंक्शंस बताओ आशुतोष गोयनका के, तो हमें पता है प्लान भी वही कर रहा होगा, ऑर्गेनाइज भी वही कर रहे होंगे और कंट्रोल भी वही कर रहे होंगे, बिकॉज ही इज अ पर्सन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो प्लानिंग का पार्ट क्या आता है आपको पता ही है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, नए प्रोडक्ट्स कौन कौन से लाएं। ऑर्गेनाइज मतलब क्या होता है? आप लॉन्ग टर्म प्लान सोचते हो कि कैसे काम हो रहा होगा। कंट्रोलिंग मतलब होता है फीडबैक लेना कि कैसे काम हो रहा है ना जी, कंट्रोल करके रखना अपने अंदर और प्रॉफिट्स को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, ये क्वेश्चन हम पहले भी करके आए थे जब हमने यूनिट नंबर 1 डिस्कस करी थी। दोबारा एक बार देख लेते हैं। हमने साइंस क्यों बोला था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज थी। और हमने आर्ट क्यों बोला था? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। और प्रोफेशन क्यों है? बिकॉज इट इज अ प्रोसेस और ये बहुत अच्छे से की जाए तभी इसमें काम मजा आ रहा होता है। तो यहाँ पे आ गए हम, ये है हमारा आंसर। साइंस क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, इसे लर्न किया जा सकता है, इसे सिखाया जा सकता है, इसमें डेटा है, इसमें एनालिसिस है, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन है। दैट्स वाई हम इसे क्या बुला रहे हैं? एक साइंस बुला रहे हैं, जहाँ पे क्या है? बहुत सारी थ्योरीज हैं, यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप्स हैं। आर्ट क्यों बोला जा रहा है? मैंने आपको बताया इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें अप्लाई कर रहे हो आप नॉलेज को, जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इंट्यूशन एंड क्रिएटिविटी जजमेंट। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट रिक्वायर पर्सनल टच। जिसने बोला अब यहाँ पे आप आर्ट बुला रहे हो, इसलिए आर्ट क्या, इसमें कोई पर्सनल टच होता है, यहाँ पे कोई साइंस नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दीज 3 आर द डिफरेंट आइडियोलॉजीज। कोई मैनेजमेंट को साइंस बुलाता है, कोई मैनेजमेंट को आर्ट बुलाता है, कोई मैनेजमेंट को प्रोफेशन बुलाता है। इसलिए ये दोनों चीजें आपस में डिफर कर रही हैं। तो हम कह रहे हैं कोई साइंस की बात नहीं है भाई, ये बात तो किसकी सारी पर्सनल टच की बात है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है ना। थ्योरी व्योरी जाए बाढ़ में, ये ऐसे कह रहे हैं आर्ट वाले लोग। एग्जाम्पल क्या है? हैंडल कर रहे हो आप एम्प्लॉयज को मोटिवेशन के साथ और उनकी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हो। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देखते हैं, रिक्वायर करता है स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स, फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा होता है बिकॉज ये एक प्रोफेशन है। यहाँ पे एक प्रॉपर एक एथिकल बुक होती है जिसको आप फॉलो करते हैं, जहाँ पे मोरल्स लिखे होते हैं कंपनी के कि भाई हम इससे बाहर जाके काम नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, इसलिए प्रोफेशन बुला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए। तो इसलिए हम इन 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे होते हैं। साइंस एंड आर्ट आपके सिलेबस में प्रोफेशन इन्होंने अलग से घुसा करके आपका क्वेश्चन बनाया है, इसलिए मैंने कहा था एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इसमें आपको केस स्टडीज ही देंगे। तो आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजाता वाला, ये रीड करते हैं। सुजाता जो है वो एक डिजाइनर है इन एक्सपोर्ट हाउस। एज पर द टर्म्स ऑफ एन ऑर्डर रिसीव बाय द एक्सपोर्ट हाउस, शी हैज गॉट 1000 यूनिट्स ऑफ डेनिम जैकेट्स मेड इन 15 डेज। एक जैकेट की जो कीमत है दैट इज 2000 रुपीज। शी इज एबल टू कंप्लीट हर टारगेट प्रोडक्शन इन 20 डेज। 15 दिन का काम था, उसने 20 डेज में कंप्लीट करा। बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट the order in 15 days she would have made the workers work overtime। तो उसने वर्कर्स को अपना ओवर टाइम भी काम कराया। एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर जैकेट में हैव इंक्रीज बाई ₹10। जो हमारी 2000 रुपए की जैकेट थी उसकी प्रोडक्शन किससे बढ़ गई है? 100 रुपए से बढ़ गई है। तो हमारी जैकेट की कॉस्ट कितनी हो गई है? 2100 रुपए हो गई है। इन कॉन्टेक्स्ट टू अबव केस इज सुजाता एफिशिएंट इन हर वर्क? एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल रीजन इन सपोर्ट टू योर आंसर।
आंसर। तो हमें बिल्कुल पता चल रहा है सुजाता भाई अपने काम में सुटेबल तो नहीं है, क्योंकि उसको जो टारगेट मिला था, पहली बात 15 दिन का था, उसने 20 दिन में कंप्लीट करा है। तीसरी बात कि भाई उसने हमारी कॉस्ट भी बढ़ा दी, जिस कॉस्ट का टारगेट था उससे बढ़ के उसने काम करा है। तो हमारा आंसर सिंपल सा यही है कि सुजाता अपने काम में जो है वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंसी मींस अचीविंग द डिजायर्ड आउटपुट विद द मिनिमम इनपुट। आपका जो आउटपुट है, अगर 2000 रुपए का टारगेट है, उसे तो 1500 रुपए में ही बना देनी चाहिए थी, कम से कम 500 रुपए का तो प्रॉफिट करती। बट उसने जो है 20 दिन की जगह 20 दिन लिए 15 दिन की जगह काम बढ़ा करके करा। ओवर टाइम करवाया लोगों से, विच वॉज नेसेसरी, इंक्रीज द कॉस्ट रुपीज 100 रुपए से और कॉस्ट बढ़ा दी। Thus, more time, more costs were used in the producer same output 1000 jacket. This shows higher input and same output. It is inefficiency कि भाई वो काम ज्यादा करवा रही है लोगों से, ओवर टाइम भी काम करवा लिया, ओवर टाइम भी काम करवाया अपने वर्कर से, स्टिल उसे 15 की जगह कितने दिन लग गए, 20 दिन लग गए। ऊपर से उसने जो कॉस्ट थी ओवर टाइम कराने के बाद भी 2100 की जगह 2000 की जगह 2100 में मिलेगा। तो भाई वो तो बिल्कुल इनएफिशिएंट थी। तो इस टाइप से आपको जो है केस स्टडीज पढ़नी है। हमें इन केस स्टडीज को देख करके डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है ये, डरना नहीं है, इजी है ये। इन्हें पढ़ना है, इनका कॉन्टेक्स्ट समझना है एंड देन अपने रीजन स्टेट करने हैं। हमें ये ट्राई करना है कि हम रीजन को पॉइंट्स में लिख रहे हो, इस तरीके से टेबल्स बना करके लिख रहे हो कि आउटपुट ये था, रिक्वायर्ड ये था और एक्चुअल ये था। तो रिक्वायर्ड भी 1000 थी, एक्चुअल भी 1000 ही बनाई। रिक्वायर्ड 15 दिन में बनानी थी, बनाई उसने 20 दिन में। रिक्वायर्ड कॉस्ट थी 2000, उसने बनाई 2100 में। तो हमारी टोटल कॉस्ट जो थी वो हमारी 10,000 से बढ़ गई। 10,000 भी नहीं भाई, ज्यादा से बढ़ गई है, 1 लाख से बढ़ गई है मुझे लग रहा है ना। तो इस तरीके से आपको ये जो है टेबल्स बना करके दिखानी है, सो दैट आप एग्जाम को अच्छे से स्टेट कर पाओ। और बहुत इजी टू डू क्वेश्चन था ये वाला, तो इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस लग रहा है देखने में आपको बड़ा। अब हम आ गए यूनिट नंबर 1 के जैन 2025 के एग्जाम पे। हमें डिफरेंस बताने हैं मैनेजरियल रोल्स में, स्किल्स में, providing example of each. What is the example of disruptive innovation that managers might have to cope with in the future? उसने कहा disruptive बताना। आप देखो disruptive का मतलब आप समझ लो, disruptive मतलब होता है आपने बिल्कुल ही हटके कुछ काम कर दिया है ना, हटके काम करना है, हटके काम करना। जैसे कि भाई फिजिक्स वाला ने डिसरप्शन करा था, फिजिक्स वाला ने डिसरप्शन करा था, बिल्कुल हटके काम कर दिया। जो हमारे एलन वगैरह 1-1 लाख रुपए के कोर्स बना रहे थे, फिजिक्स वाला ने आकर के 3000 में बेच दिए। तो इट वाज अ वेरी बिग डिसरप्शन। जब मैंने फिजिक्स वाला में काम किया था तो वी आल्सो प्रमोटेड दिस थिंग कि भाई दिमाग था बंदे में, इतना बड़ा कॉस्ट इतने छोटे अमाउंट में लेके आना बहुत ज्यादा डिसरप्शन। सिमिलरली टेस्ला इज अ डिसरप्शन, सिमिलरली आईफोन इज अ डिसरप्शन। आपने बिल्कुल हटके ही कोई काम कर दिया है ना जी, इट इज डिसरप्टिव आइडिया, इट इज डिसरप्टिव आइडिया। तो हमें एग्जांपल देना है कि डिसरप्टिव आइडिया का। बाकी हमें डिफरेंस बताने हैं मैनेजरियल रोल्स में, स्किल्स प्रोवाइडिंग करने में। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। मैंने आपके लिए इजी टू डू सॉल्यूशंस बनवाए हैं, जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आने में बढ़िया नंबर मिल रहे होंगे। तो बिल्कुल आप ऐसे ही पढ़ के जाना, इसी पीडीएफ को आप गो थ्रू कर लेना, यू विल गेट गुड मार्क्स। हमारा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे मैनेजरियल रोल और मैनेजरियल स्किल्स के बीच में कोई डिफरेंस लिखा हुआ है। उसने बोला है रोल्स क्या है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर और फंक्शन है दैट मैनेजर्स मस्ट परफॉर्म। तो क्या है रोल, और स्किल क्या है, एबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज एनेबल मैनेजर टू परफॉर्म दोज रोल्स एफिशिएंटली। उसने बोला रोल क्या है कि वो जो बिहेवियर कर रहा है उसके जो फंक्शंस है, और स्किल क्या है कि उसकी कॉम्पिटेंसी पावर क्या है ना जी। आपको रोल और स्किल में फंक्शन समझ में आ रहा होगा। रोल मतलब उसे क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हाट मैनेजर डू, और स्किल क्या है, व्हाट मैनेजर शुड बी गुड एट, शुड बी गुड एट। और यहाँ पे क्या है, व्हाट ही डू का आंसर कर रहा है, वो करता क्या है। तो आप इसे रीड कर लेंगे, आपको ये समझ में आ जा रहा होगा। मुझे थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, आपकी पीडीएफ में आई होप क्लियर ही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। एक मिनट, रोल और स्किल में एक डिफरेंस है, ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। रोल क्या है, एक्सपेक्टेड सेट ऑफ बिहेवियर, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अगर आपका मैनेजर का रोल है तो यू शुड बी पोलाइट, यू शुड मेक अस वर्क, यू शुड मोटिवेट अस। एंड स्किल क्या है, एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी जो उसके अंदर होती है। नेचर क्या है, मैनेजर एक्सपेक्टेड टू डू, व्हाट मैनेजर एक्सपेक्टेड टू डू। हाउ वेल मैनेजर्स, यहाँ पे वेल आता है। स्किल कैसी है, मैनेजर तो बहुत सारे होते हैं ना, आपके टीचर देखो बहुत सारे होते हैं, बट आपसे जो टीचर काम करवा ले वो उसकी स्किल है। फोकस क्या है, यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड होता है और ये एबिलिटी ओरिएंटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा लीडर का, मॉनिटर का, एंटरप्रेन्योर का। यहाँ पे आ जाएगा टेक्निकल, ह्यूमन, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हो कि रोल तो आपका कुछ भी हो सकता है ना, आप एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हो, आप मॉनिटर भी हो सकते हो, पर मॉनिटर कैसे हो वो आपकी स्किल है। आप एंटरप्रेन्योर अच्छे हो या नहीं वो आपकी स्किल है। डेवलपमेंट कैसे हो रही होती है, लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस एंड पोजीशन। यहाँ पे हम एक्सपीरियंस के साथ सीख रहे होते हैं अपने रोल को। अब आप जैसे मान लो वन स्टैक के डेवलपर बन गए हो एकदम से किसी कंपनी में इंटर्न, अब आप अपने रोल को सीखोगे ना, आप अपने रोल को सीखोगे।
तो आप एक्सपीरियंस के साथ सीख रहे होगे। कैन बी डेवलप थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। जो आपकी स्किल्स है वो आप कैसे सीखोगे, खुद ट्रेन होगे, खुद प्रैक्टिस कर करके आप अपनी स्किल्स को सीख रहे होते हो। चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं हम। डिसरप्टिव आइडिया का हमें एक एग्जांपल देना था, तो यहाँ पे आपने टेस्ला का ही एग्जांपल दिया हुआ है। आप इन पीडीएफ्स को रीड कर लोगे, काम सॉर्ट हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था डिसरप्शन मतलब क्या होता है, हटके कोई काम कर देना, जैसा काम अभी तक मार्केट में नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर्स। कल्चर का क्या असर पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे और मैनेजर पे। तो आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर। जो स्ट्रॉन्ग कल्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे असर डालता है और मैनेजर पे कैसे असर डालता है। तो ऑन मैनेजर हाई परफॉर्मेंस असर डाल रहा होता है, ऑन ऑर्गेनाइजेशन जो है हाई परफॉर्मेंस असर डाल रहा होता है। एम्प्लॉय कमिटमेंट होनी चाहिए, बेटर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज होनी चाहिए, इनोवेशन चेंज अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे हमारा लोअर टर्नओवर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, एथिकल प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपका स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो अच्छी अच्छी चीजें कंपनी में होनी चाहिए। मैनेजर पे क्या असर डालता होता है आपका स्ट्रॉन्ग कल्चर की भाई तुम क्लियरली गाइड करो, तुम इजियर रखो लीडरशिप को, तुम बेटर कम्युनिकेशन करो, बेटर। ये सब क्या है कि आपका कल्चर अच्छा बन रहा है। आपका कल्चर अच्छा बनेगा, आप अच्छी कम्युनिकेशन करोगे, आप बेटर डिसीजन मेकिंग है आपकी कंपनी में, आपकी कंफ्लिक्ट कम हो रही है कंपनी में, आपका एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो रहा है, आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हो, आप मैनेजमेंट में कोई ना कोई चेंज कर देते हो जो भी चीज लोगों को खराब लगती है, आप पर्सनल सेटिस्फैक्शन रखते हो। सो दीज आर द थिंग जो स्ट्रॉन्ग कल्चर को प्रमोट करती है। स्ट्रॉन्ग कल्चर का क्या इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छी है उसका कल्चर अच्छा होने से, और एक मैनेजर कैसे अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर है तो। दीज आर द पॉइंटर्स, आप इन्हें याद कर लेना, एक बार पूरी पीडीएफ को आप गो थ्रू कर लेना याद से, वरना आपको जो मैं बता रही हूँ वो तो याद रहेगा शॉर्ट टाइम में, हो सकता है एग्जाम में ना रहे। तो प्लीज गो थ्रू द कंप्लीट पीडीएफ बाय योरसेल्फ आल्सो। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी को पढ़ लेना बस। टाटा ग्रुप का एग्जांपल दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी, कस्टमर फोकस, एक्सीलेंस एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी हैज मेड इट वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो स्ट्रॉन्ग कल्चर जो है वो एक्ट करती है एज अ इनविजिबल ग्लू, जोड़ के रखती है सबको इनविजिबली, दैट बाइंड्स पीपल टुगेदर, डिराइव्स ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म सक्सेस व्हाइल मेकिंग जॉब ऑफ मैनेजर इजियर एंड मोर इफेक्टिव। जब हमारा कल्चर अच्छा है कंपनी का, हमारी कंपनी में कोई ऐसे प्रेशर नहीं है, हमारी कंपनी हमें हर चीज के लिए मोटिवेट कर रही है, इनोवेशन में मोटिवेट कर रही है, हमें अच्छी स्किल्स दे रही है, हमें अच्छे डेवलपमेंट दे रही है, तो इससे हमारा काम जो है बहुत अच्छा हो जाता है, वो दिख भले ही ना रहा हो। इसलिए हम बुलाते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या है, इनविजिबल ग्लू की तरह काम करता है। दैट्स व्हाई पीपल आर अट्रैक्टेड टू द गुड एमएनसीज, नॉट एमएनसीज बट गुड एमएनसीज, जहाँ पे कल्चर अच्छा है, जहाँ पे कल्चर अच्छा है, पीपल फ्रेंडली है, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है जी, इतना समझ में आया हमें। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन हम कर चुके हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजर एट डिफरेंट लेवल्स of organization, what are key management skills needed at different level of organization hierarchy। तो हमने ये क्वेश्चन तो देखो अभी करा है, अभी करके आए हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2 मिनट का मैं वाटर ब्रेक ले रही हूँ, पानी पी लेती हूँ। आप भी प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दो बिकॉज इट्स लास्ट डे ऑफ एग्जाम, तो आप लोग के दोस्त भी अच्छे से बैठ के पढ़ ले, एंड वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे तो और ज्यादा लोगों की हेल्प होगी। आई वांट कि मैं अगर आपको टाइम दे रही हूँ तो मेरा एक एक पल जो है वो यूटिलाइज हो रहा हो, आप लोग इसे एक एक चीज को अच्छे से समझ के एग्जाम लिख के आ रहे हो। जस्ट गिव मी अ मिनट टू हैव वाटर। तो अब हमें पढ़ना है कि हमारा जो फंक्शन है मैनेजर के वो क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द की मैनेजमेंट स्किल्स, ये तो हमने पढ़ा था, एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। तो कौन कौन सी मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, चलो आप लोग मुझे याद दिलाओ। हमने पढ़ा था कॉन्सेप्चुअल स्किल अच्छी होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या होता है कि भाई वो सोच अच्छे से पा रहा है या नहीं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए मैम, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर वो मैनेजर है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी टेक्निकल स्किल्स भी अच्छी हो, हम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी लॉजिकल स्किल्स अच्छी हो। तो दीज वर द स्किल्स हमने कल भी जो पढ़ी थी वीडियो में यूनिट नंबर 1 की। अगर आपने नहीं पढ़ा है नो इश्यूज, हम दोबारा से अभी रिवाइज कर रहे हैं तो आप सबके फंडास जो हैं वो क्लियर होते हुए चलेंगे। एक मिनट, आई थिंक ये है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैनेजर। देखो ये वाला क्वेश्चन तो अभी हमने पढ़ा है, रिपीट है ये वाला, तो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं साइंस क्या है, आर्ट क्या है और प्रोफेशन क्यों है। अब हम आ गए हैं स्किल्स वाले पे।
तो देखो भाई, उसने बोला है कि कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछिए सबसे पहले तो हमसे, फंक्शन ऑफ मैनेजर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने डिफरेंट लेवल्स बना दिए मैनेजमेंट के, हमें पता है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता था, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता था, एक लोअर लेवल होता था। जो टॉप लेवल होता था उसमें सीईओ डायरेक्टर्स आते थे, मिडिल लेवल में कौन आते थे, हमारे एचओडी वगैरह का हमने एग्जाम्पल लिया था, ब्रांच मैनेजर का हमने एग्जाम्पल लिया था। और लोअर लेवल में वो लोग आते थे जो टीम लीडर हैं, टीचर हैं मान लो, ये सब आते थे। ठीक है जी। अब आ गया हमारा फंक्शन परफॉर्म और की मैनेजमेंट स्किल्स। फंक्शन कौन कौन से करेगा आपका टॉप लेवल मैनेजर, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेगा, प्लानिंग करेगा, मेजर मेजर बड़े बड़े इश्यूज को सॉल्व कर रहा होगा, बाहर से जो लोग हमारे साथ एलोकेट करने आ रहे हैं रिसोर्सेज, उनसे बात करेगा कि भाई आप लोग कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किन रिसोर्सेज की नीड है। मान लो वो कह रहे हैं कॉफी मशीन लगवा दो सर, तो ये क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही जाते हैं हमारे छोटे मोटे कॉलेजेस में, तो कि भाई डायरेक्टर सर बताएंगे मशीन लगेगी नहीं लगेगी, डायरेक्टर सर बताएंगे कि एसी ठीक होगा नहीं होगा। सो दीज आर द फंक्शंस जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट देखती है। अब हमारे मिडिल लेवल कौन है, एचओडी, जो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं, हमारी बात ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, दीज आर द एचओडी। तो ये ट्रांसलेट करते हैं गोल्स को प्लान्स में, हमें बताते हैं कि भाई ये प्लान है, ये प्लान है, और गोल किसका था, ऊपर से आया था, तो गोल को इन्होंने किसमें बता दिया, हमें प्लान में बता दिया। कंट्रोल करते हैं, वैल्यूएट करते हैं हमारी परफॉर्मेंस को। जो हमारे लोअर लेवल है, हमने इसका एग्जांपल लिया था सुपरविजन, ये हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं, ये हमें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, हमारा डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। तो आप सिंपल सिंपल यही समझना है, ये टीचर है, ये एचओडी और ये सुपरवाइजर है। अब इन्हीं के लेवल की आपने स्किल्स देख ली, कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ह्यूमन कंसेप्चुअल, टेक्निकल टेक्निकल ह्यूमन कंसेप्चुअल। तो यही सारी स्किल्स हमने घुमा फिरा के लिखी हुई है, बस अलग अलग मेथड से बता दिया कि यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स टू डू द जॉब वेल, यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स क्यों चाहिए, टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस जो हमारी कंपनी में हो रही है। यहाँ पे कंसेप्चुअल स्किल क्यों चाहिए, टू सी द बिग पिक्चर। यहाँ पे कंसेप्चुअल स्किल क्यों चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लान्स के लिए। तो आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आप एक ऑर्डर समझना, कि यहाँ पे जो हमारी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है वो सबसे कम नेसेसरी है, बट अगर आप टॉप लेवल पे हो तो आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ही सबसे ज्यादा नेसेसरी है। अगर आप यहाँ पे हमारे नॉर्मल लेवल पे हो, ठीक है ना, आप यहाँ पे हो बिल्कुल नीचे, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, और टॉप लेवल पे आपकी टेक्निकल स्किल्स शुड बी एट द लो। तो इन्होंने एक तरीके से अरेंज किया हुआ है ऑर्डर में। तो अगर आप टॉप लेवल पे हो तो जब तो हम बोलते हैं ना कि भाई बहुत दिमाग वाला आदमी था जिसने भी स्टार्ट किया, और जब हम हायर हो रहे होते हैं तो हमारी क्या देखी जाती है, टेक्निकल स्किल्स कैसी है। So this is how things are done over here. Next question पे आते हैं, explain political, legal and economic, cultural environment influence global business operation। उसने बोला कैसे, how हमारी जो पॉलिटिकल है, लीगल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल एनवायरमेंट्स हैं, ये हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन को। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट दिस। ये भी हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था, हमें फॉर एंड अगेंस्ट के आर्गुमेंट्स देने होते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। तो फॉर के आर्गुमेंट्स क्या है कि भाई हम कोई एनजीओ थोड़ी है जो हम तुम्हें डोनेट ही करते रहे, हम क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है भाई कि तुम एक कंपनी खड़ी कर रहे हो, तुम सोसाइटी को क्या दे रहे हो, तो बट पीपल डू एज अ फ्री थिंग इज कि वो लोग बड़े बड़े मीटअप्स करवा रहे होते हैं, वो लोग डोनेशंस कर रहे होते हैं, वो लोग चैरिटी कर रहे होते हैं, वो लोग कुछ पार्ट ऑफ कंपनी, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट को चैरिटी में दे देते हैं, कुछ अपने जो रिसोर्सेज हैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। तो इसी चीज को हम क्या बुलाते हैं कि भाई फॉर मतलब फेवर मतलब क्यों है अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अच्छी क्यों है कि कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी की एक लॉन्ग टर्म इमेज बनती है, कंपनी की गुड इमेज बनती है, कंपनी और फेमस होती है जब भी वो ऐसे काम करती है कि भाई उसने कुछ डोनेशन करी है, कंपनी फेमस होती है, लोगों का ट्रस्ट बनता है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो हमें अच्छा मानते हैं कि भाई हाँ यार हमारा कंपनी ओनर तो अच्छा है, ये दान पुण्य का काम करता है। और अगेंस्ट क्या है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं देनी चाहिए, कि हमारा एनजीओ थोड़ी है, हम ये तो गवर्नमेंट का काम है ना कि हम लोगों के प्रति काम करें, हम क्यों करेंगे, तो ये एनजीओ थोड़ी है, और हम बोलेंगे कि ये तो गवर्नमेंट का काम है। और सबसे बड़ी बात कि मैम हमारा तो प्रॉफिट असर पड़ रहा है, हमारा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर हम यही सब फ्री में देते रहेंगे लोगों को। तो ये हमारे फॉर और अगेंस्ट की चीजें होती हैं, इसे भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये रहे हमारे अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन तो ये था, लीगल और इकोनॉमिक वाला। अभी हम नीचे वाला पढ़ लेते हैं, दैट वाज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि आप इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे हो, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, आप जनरली जो है अपने प्रॉफिट के अलावा क्या कर रहे हो, दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टू ऑपरेट इन अ मैनर दैट प्रोटेक्ट्स एंड इन्वॉल्व्स द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, अलॉन्ग मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आप बना ही रहे हो, पर आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो,
है ना। जैसे हम FFT हैं तो FFT कोर्सेज तो बनाती है, आप कहोगे दी हमें क्या दे रहे हो, हमें क्या देके भूल गए आप, हमें क्यों बोलते रहते हो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मतलब जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें फ्री में निकालनी पड़ती है, सबका देख के चलना पड़ता है, हमें एक सोशल वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है। इवन तो मैं तो प्रॉफिट इतना करती ही नहीं हूँ, आई मेक द रिसोर्सेज फ्री, आई मेक द थिंग्स फ्री, कि सबको मिल जाए, अच्छे से काम हो जाए, कोई सब्जेक्ट ऐसा ना हो जो सिर्फ पेड में हो, उसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल होना चाहिए। सो दिस इज हाउ द पीपल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स फॉर में, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में। मैंने आपको फॉर वाले बताई दिए कि भाई आपकी लॉन्ग टर्म इमेज बनेगी, आपका रेपुटेशन बनेगा, सोसाइटी बनेगी, ट्रस्ट बनेगा, आपकी जो एम्प्लॉय इमेज है वो अच्छी बनेगी, इंप्रूव करेंगे लोग प्रोडक्टिविटी को, भाई एम्प्लॉय भी सोचेगा हाँ यार हमारा जो ओनर है वो फ्री में काम कर रहा है तो हमें अच्छे से अपना आउटपुट देना है। जैसे टाटा ग्रुप जो है वो फोकस करता है एजुकेशन पे, हेल्थ पे और रूरल डेवलपमेंट पे। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या है कि इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट, कि भाई हमारा हमें प्रॉफिट तो आ नहीं रहा और हमें फ्री में देना पड़ रहा है, तो रिड्यूस हो जाता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होएगा और कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी कंपनी की, तो लॉस में हो गई कंपनी। ये काम तो गवर्नमेंट का है, बिजनेस का थोड़ी है ये काम करना। उसने बोला डिफिकल्ट टू मेजर द बेनिफिट, बेनिफिट मेजर करना मुश्किल हो जाता है कि हमने फ्री में दे तो दिया पर बेनिफिट तो हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आती है, जो स्टेक होल्डर है, जो स्टेक होल्डर है उसका लॉस हो रहा होता है तो वो हमें पैसे नहीं देता। स्टेक होल्डर आर द पीपल हु इन्वेस्ट इन अस। आप देखते हो शार्क टैंक पे कि इक्विटी मिलती है 2% 3%, तो वो पैसे जो वो लगा रहे हैं वो क्यों लगाएंगे, वो तो कहेंगे यार तुम यही काम करते रहते हो, है ना, प्रॉफिट कमा के दो। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क इन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एंड फेवर में। अब आ गया आपको बताना है कि कैसे हाउ पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक, कल्चर, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस द बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था यूनिट नंबर 1 का, कि ग्लोबली हम कैसे जा रहे होते हैं। तो हमने पढ़ा था पॉलिटिकल में क्या आता है कि भाई वहां पे कोई वॉर वगैरह तो नहीं चल रही, वॉर वगैरह तो नहीं चल रही, गवर्नमेंट तो अच्छी है ना, गवर्नमेंट तो स्टेबल है ना, गवर्नमेंट ही चेंज तो नहीं होती रहती, कि भाई हम आए थे आदमी पार्टी के शासन में और अब चल रही है बीजेपी, फिर अब ये नई भी आ गई है कॉकरोच जनता पार्टी, तो ये सब तो नहीं होता रहता कंट्री में, हम तो ऐसे परेशानी हो जाएंगे। वॉर मान लो यूक्रेन वाली कंट्री में कोई अपनी कंपनी क्यों चालू करेगा कि भाई यहाँ तो वॉर है, मेरा सामान तो कोई खरीदेगा ही नहीं। लीगल में क्या था कि हमारे लॉस प्रोटेक्ट होने चाहिए, उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉस प्रोटेक्ट होने चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस को क्या लेके जा रहे हो, ग्लोबल लेके जा रहे हो। आप अपने बिजनेस को कहाँ लेके जा रहे हो, ग्लोबल, तो ग्लोबल लेके जा रहे हो तो उस कंट्री के लॉस भी तो अच्छे होने चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ के लॉस को आप जो है खराब कर रहे हो। जैसे कि हमने पढ़ा था लेबर लॉ, हमने पढ़ा था लेबर लॉ, ये रहा लॉज ऑन लेबर, एनवायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। मान लो यहाँ पे तो आप अपनी जो कंपनी है उसका कूड़ा कचरा बाहर ही फेंक देते हो, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे एनवायरमेंट बहुत अच्छा रखना पड़ता है, वहाँ पे आप कुछ भी ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते हो, तो लीगली आप लॉज ब्रेक नहीं कर सकते। इकोनॉमिक मतलब क्या, उस कंट्री के पास इतना पैसा है कि वो लोग आपका सामान खरीद सके। अब कल को एप्पल ला करके पाकिस्तान में आईफोन निकाल दे तो भाई लोग नहीं खरीद पाएंगे, हो सकता है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एप्पल तो हर जगह ही है, आई मीन जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि भाई आपने कोई महंगी चीज निकाल दी तो लोग नहीं खरीद पाएंगे। कल्चरल क्या है यहाँ पे, कि आपके जो बिलीफ है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है उस कंट्री की, आपको अपना ओपन माइंड रखना पड़ेगा कल्चरली, है ना। हमें ये नहीं देखना कि इंडियंस तो सिर्फ साड़ी पहन के काम करते हैं, वहाँ के लोग तो जो है वो वेस्टर्न पहन के काम कर रहे होंगे। सो दिस इज द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड, दीज आर द थिंग्स हाउ जो है हमारा जो बिजनेस है जब हम उसे फॉरेन लेवल पे लेके जाते हैं तो काम कर रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हो। वैसे मैंने आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल देके समझाया है। आई हैव टेलिंग दिस इन शॉर्ट बिकॉज ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन रह गया था इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट का, टू का प्लेस डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिक मैनेजमेंट, तो ये क्वेश्चन रह गया। बाकी वी आर डन विद यूनिट नंबर 1 के PYQs। आई होप जल्दी कर रहे हैं, हम स्पीड पकड़ के कर रहे हैं बिकॉज ये चीजें हम एक बार पढ़ चुके हैं। स्टिल अगर किसी को नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको भी समझ में बढ़िया आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया है वो हम कर लेते हैं, ये वाला है कि मैनेजमेंट कैसे बड़ी हुई है। डोंट नो व्हाई थोड़ा सा तो ब्लर दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, स्टिल मैं एक बार आपको बता देती हूँ पढ़ के, वट एवर आई एम एबल टू सी, कि अर्ली मैनेजमेंट जो था वो प्रिमिटिव स्टेट में था, बहुत सिंपल होता था, बहुत बेस्ड ऑन सर्वाइवल होता था। अथॉरिटी जो थी वो एल्डर्स के हाथ में होती थी। जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो एज और स्किल के बेसिस पे होता था कि भाई किसको कितना काम आता है वो वही काम करेगा। फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आ गई थी 18 से 20th सेंचुरी में, जहाँ पे हमें ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, लार्ज लेवल प्रोडक्शन देखने मिल रहा था, जहाँ पे हमारा फोकस जो था एफिशिएंसी पे और प्रोडक्टिविटी पे होना लग रहा था। तो आप ये देखोगे एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में साल बाई साल आपकी जो एवोल्यूशन है वो अच्छी होती जाएगी। आप देखोगे लास्ट में आपकी जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो सिस्टम अप्रोच पे, कॉन्टिजेंसी पे बेस्ड है, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इनोवेशन, ये सब पार्ट है यहाँ पे हमारा। टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट आप देखते हैं, TQM, एजाइल मूवमेंट हम देख रहे होते हैं, एजाइल मैनेजमेंट देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन पे, सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि कितना ज्यादा बिजनेस हमारा ग्लोबल जा सकता है। जो हमारे दादा परदादा थे वो तो काम कर ही चुके हैं, अब हम लेके जाते हैं उस बिजनेस को ग्लोबल, जिसे आप कहते हो फैमिली बिजनेस को आप ब्रॉड बिजनेस बना रहे हो।
तो दिस इज हाउ द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट टेक प्लेस। अगर आपको नहीं भी आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन, तो भी आप बना करके लिख सकते हो, आप दिखा सकते हो ट्राइबल मैनेजमेंट ऐसे होती थी, देन हमारा 90s में ऐसे होता था, 2000s में ऐसे होता था। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप ब्रांड्स के एग्जाम्पल दे रहे हो, ब्रांड्स के एग्जाम्पल देना विल बी अ वेरी गुड पॉइंट इन आपका पीएमई, क्योंकि लोगों को भी पता चलता है, टीचर्स को भी पता चलता है कि हाँ यार बच्चे को आता है ना, तो आप ब्रांड्स के एग्जाम्पल देंगे तो इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। अब हम आ गए हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 पे हम आ गए हैं। इफ एनीवन वांट्स टू शेयर टू देयर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर, लाइक कर दो वीडियो, एंड प्लीज ड्रॉप अ क्यूटू सा कमेंट सो दैट हम बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मोटिवेटेड रहें, है ना। मैंने भी आपको बताया, यू नीड टू कीप अस मोटिवेटेड टू गिव द फ्री कंटेंट ऑन यूट्यूब। एक्चुअली मैं आज बहुत ज्यादा थक गई आपके लिए ना कंटेंट बना के, because before going to office I recorded your unit number 2, and meanwhile in office I tried a lot कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए and I can record for you, but actually office environment is just so hectic। आप एक काम से निकलते हो दूसरा दे देते हैं वो लोग, and they don't allow you to do your own thing for just even a single second। so अभी आकर के मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ घर पे। it's 11:30 now and I'm feeling like I'm dead। डोंट वरी, आप लोगों के ना बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सॉर्टेड है, सबका वन शॉट इज रेडी, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लाइव द कोर्सेज बाय टुमारो। तो आप लोग एग्जाम देके आ जाओ बढ़िया से। आई विल मीट यू ऑल, है ना, मिलते हैं आप लोगों से आफ्टर एग्जाम, एंड विल लाइव द कोर्सेज टू। एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा है, अनलाइक अदर प्लेटफॉर्म्स, लूटपाट मचा रखी है जिन्होंने। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, जिस प्राइस से हम हमेशा निकालते हैं, वेरी अफोर्डेबल, वेरी प्रॉफिट फ्रेंडली रखेंगे, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ा रहे हैं उनको थोड़ा हम इंटर्नशिप का अमाउंट दे सके, जस्ट फॉर दैट। चलिए आ जाते हैं हम यूनिट 2 का एमआरक्यूज पे, दैट इज जून एंड सेमेस्टर एग्जाम है हमारा 2024 वाला, फिर हम 2025 वाले करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ना है कि चैलेंजेस क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, मे फेस इन प्लानिंग प्रोसेस एंड हाउ दे कैन बी ओवरकम। तो पहले मुझे याद दिलाओ भाई, प्लानिंग प्रोसेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। वी स्टडीड के हम प्रॉब्लम समझते हैं, वी स्टडीड के हम फिर डेटा केटर करते हैं, वी स्टडीड के हम फिर सारे के सारे जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं, एंड देन हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालते हैं। उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव के बाद हम एक डिसीजन बना रहे होते हैं, है ना। दिस वाज द थिंग ऑन प्लानिंग प्रोसेस। तो दिस वाज द एंटायर प्लानिंग प्रोसेस जो हमने यूनिट नंबर 2 मॉर्निंग में पढ़ा था। अब उसने बोला चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, हाउ वी कैन ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो चलते हैं हम एक एफिशिएंट सा अच्छा सा एग्जांपल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर, एक मिनट, यस आई थिंक दिस इज, हाँ ठीक है। तो इसने हमें बोला कि भाई कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे होते हैं वी फेस इन द प्लानिंग प्रोसेस एंड हाउ कैन वी ओवरकम इट। डोंट वरी गाइस, मेरी स्क्रीन हो सकता है थोड़ी सी ब्लर दिख रही हो आपको, बट आपकी पीडीएफ आपको ब्लर नहीं दिख रही होगी। सो मेक श्योर आप अपनी पीडीएफ भी साथ बाई साथ ओपन करके रखिए एक सेकंड डिवाइस में, मे बी योर फोन और लैपटॉप, सो दैट आप पढ़ते हुए चले। मुझे तो क्लियर दिख रहा है, बट आई होप स्क्रीन पे हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा, माइन्यूट ब्लर आ रहा होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ आई थिंक माई इंटरनेट इज नॉट स्टेबल है। चलिए नेक्स्ट आ गए हम कि प्लानिंग क्या है। तो हमने कहा प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, डिटरमाइनिंग स्ट्रेटजीज एंड डेवलपिंग एक्शन प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसने बोला आप गोल सेट कर रहे हो, आप स्ट्रेटजीज बना रहे हो, आप एक प्लान बना रहे हो एक्शन का, और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे हो। तो ये सब करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, गोल्स बनाने के लिए, आपको पैसे कमाने हैं, आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि भाई मान लो मुझे इस ईयर तक इतने सारे बच्चे पढ़ाने हैं, आपने कोई गोल सेट कर रखा है कि भाई मुझे अगले 5 साल में अपनी कंपनी को 50% प्रॉफिट देना है। तो दीज ऑल थिंग्स समथिंग प्लानिंग, आप प्लान करते हो ये सब अचीव करने से पहले। तो हो सकता है अनसर्टेनिटी हो फ्यूचर की, फ्यूचर अनसर्टेन हो, इकोनॉमिक चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, शिफ्ट हो जाए पेंडेमिक पे, तो आगे जाकर के हमें कुछ नहीं पता कैसे हो सकता है। तो इसे आप ओवरकम कैसे करोगे, आप फोरकास्टिंग करके चलो, आप सिनेरियो प्लानिंग करके चलो कि हाँ भाई अगर कभी ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करो आप एनवायरमेंट की, फ्लेक्सिबल प्लान्स रखो। इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन क्या है कि लैक ऑफ एक्यूरेट। उसने बोला कि आपका डेटा ही गलत था, मैंने आपको बताया ना हम डेटा केटर करते थे सेकंड स्टेप में, डेटा केटर करते थे हम, यहाँ पे लिखा था मैंने, ये रहा, डेटा केटर कर रहे हो। अब आपका डेटा ही गलत है तो आपका डिसीजन भी गलती बनेगा, भाई डेटा ही गलत है तो यहाँ पे उसने बोला कि इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन थी आपके पास तो आपका रिजल्ट भी गलत आया। तो इसके लिए आप एमआईएस सॉफ्टवेयर अच्छा यूज करो। एमआईएस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो एक्सेल पे ट्रेन हो रहे होते हैं, जिसमें डेटाबेस का काम, बैकएंड का काम होता है आपका।
रेगुलर इन्फॉर्मेशन अपडेट करो भाई, जो भी हो रहा है मार्केट में। हो सकता है अब जो है लूज टी शर्ट्स का, बैगी टी शर्ट्स का ट्रेंड चला गया हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी चाहिए। जिस भी आपका ब्रांड है, मेरा टी शर्ट का ब्रांड है, तो आई शुड बी इन थिंक कि अभी कौन सा फैशन चल रहा है। रेसिस्टेंट टू चेंज, हो सकता है हम प्लान करते हुए अपना रेसिस्टेंट टू चेंज, कि हम चेंज नहीं करना चाह रहे हो, तो इससे बहुत सारी हैबिट, बहुत सारी चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, पुअर कोऑर्डिनेशन है बहुत सारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। इंश्योर कर रहे हैं इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, तो हमें डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना चाहिए थ्रू आउट प्लानिंग। हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सबसे कोऑर्डिनेशन बना के रखनी चाहिए, जब भी हमारी सेल्स अल्टीमेटली साथ में बढ़ रही होंगी। जैसे हम फिजिक्स वाला में थे, तो अवर कंटेंट टीम एंड अवर मार्केटिंग टीम वर्क्स हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ में काम कर रहे होते थे टू गेट द गुड रिजल्ट्स इन फ्यूचर। कि कंटेंट टीम ऐसा कंटेंट बनाती थी जो मार्केटिंग टीम की हेल्प कर रहा हो। रियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं कि भाई हमें गोल्स हमेशा रियलिस्टिक रखने चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं इमेजिन कर लेनी चाहिए, कोई ऐसा गोल नहीं इमेजिन कर लेना चाहिए जो इम्पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लिया कि कल तक मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अनरियलिस्टिक चीज नहीं रखनी है हमें, हमें हर बार रियलिस्टिक चीज ही रखनी है। सेट स्मार्ट गोल्स करने हैं आपको, स्पेसिफिक मेजरेबल गोल, टाइम बाउंड गोल रखने हैं, रिलेवेंट गोल रखने हैं, अचीवेबल रखने हैं। ये गोल ऐसा रखो जो एटलीस्ट अचीव तो हो सके। हमें रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान देना है कि ऐसे प्लान करना है पूरा का पूरा कि जिससे आप रिसोर्स पहले ही लगा के रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं भाई इसमें अपने 30,000 रुपए डालूंगा एंड देन मैं आगे का पैसा बाद में डालूंगा। इस तरीके से पहले मैं 30,000 से प्रॉफिट निकाल लूंगा, जो भी XYZ प्रॉफिट आता है, देन मैं अपने आगे के पैसे पुट अप ऑन कर रहा होगा। आई होप इट्स क्लियर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप एक बार क्वेश्चन रीड करिए, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा लेती हूँ। तो यार यहाँ पे हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको डिस्कस करना है हाउ लीडरशिप थ्योरीज हैव बीन इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द कंटेम्प्रेरी लीडरशिप प्रैक्टिसेस। तो हमें यहाँ पे ना कंटेम्प्रेरी वाली डिस्कस करनी है। हमने आज सुबह पढ़ी थी, पहले तो आपको सारी थ्योरीज बतानी है कौन कौन सी थी, एंड देन आपको कंटेम्प्रेरी के बारे में डिस्कस करना है। 6.5 नंबर में आया हुआ है, तो गुड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया हुआ है। हमें पढ़ के तो चुके ही हैं पहले भी। तो हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहले ट्रेड थ्योरी होती थी कि भाई आपका जो है वो बॉर्न लीडर्स जो होते हैं वो बॉर्न नहीं होते हैं, उनके अंदर इंटेलिजेंस, उनके अंदर इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस पहले से ही होता है। अगर आपके मम्मी पापा कॉन्फिडेंस थे तो चांसेस है कि आप भी कॉन्फिडेंस हो गया। अगर आपके मम्मी पापा लीडरशिप में थे तो हो सकता है कि आपके अंदर भी वही ट्रेड्स आ रहे हो। बिहेवियरल क्या थी कि भाई हमारा जो लीडरशिप है वो सीखा जाता है। कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या थी कि नो वन बेस्ट टाइप। इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है सिचुएशन और वेरिएबल्स के ऊपर, कि जैसा भी है वो डिपेंड करता है आप लीडर कैसे हो। अगर आपका भी बहुत रफ टाइम चल रहा है तो आप कैसे बिहेव कर रहे हो, अगर आपका एकदम पीक टाइम चल रहा है तो आप कैसे बिहेव कर रहे हो। न्यू लीडरशिप थ्योरीज क्या आती है? ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या था कि हम इंस्पायर कर रहे होते हैं, हम इंस्पायर कर रहे होते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी लीडरशिप क्या होती है? ऑथेंटिक है, एथिकल है, सर्वेंट है, इंक्लूसिव है। यहाँ पे हम ऑथेंटिक काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं टू ग्रो। अब यहाँ पे आगे कंटेम्प्रेरी लीडरशिप में क्या क्या था? कंटेम्प्रेरी लीडरशिप की प्रैक्टिसेस इन्होंने डिस्कस करी हुई है, हमने ये वैसे वहाँ पे भी पढ़ा था अपनी वीडियो में, स्टिल बता देती हूँ। पीपल सेंट्रिक होती है कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हो, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, हम अच्छा ट्रस्ट मेंटेन करके रख रहे हो, हम बात अच्छे से कर रहे हो। सिचुएशनल भी होती है, अडेप्ट कर रहे होते हैं हम लोगों का स्टाइल, डिफरेंट सिचुएशंस में लर्न कर रहे होते हैं उनका कल्चर। देन आगे हमारे पास चेंज लीडरशिप जो हमारा लीड करती है चेंज को, इनोवेशन को और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। इंस्पायर करना पीपल को, उन्हें अपनी चीजें सिखाना, अनसर्टेनिटी से डील करना सिखाना। एथिकल और रिस्पॉन्सिबल मतलब भाई हम एथिकल है, एथिकल हमने बहुत बार पढ़ लिया। एथिकल मतलब हमारे मोरल्स अच्छे हैं, हम उन्हें अच्छी जो है चीज़ों से ट्रीट कर रहे हैं, हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे, हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रख रहे हैं। दीज आर द एथिकल पार्ट। नेक्स्ट आ गया कॉन्टिन्यूस लर्निंग आप दे रहे हो, आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनकी भी डेवलपमेंट दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई कोई फ्रंट एंड आया था तो वो शुरू से एंड तक 10 साल में फ्रंट एंड ही कर रहा है। आपने उसे थोड़ा बहुत बैक एंड सिखाया, आपने उसे कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग
दिया, आपने उसे डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई, दिस इज द कॉन्टिन्यूस लर्निंग पाथ। ग्लोबल इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका, ग्लोबली वर्चुअली भी जाने चाहिए हो, क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि कल को आप कोई अपनी कंपनी की सेकेंड ब्रांच खोलते हो कहीं ग्लोबली तो वो कैसे काम कर रही होगी। तो दिस इज द कॉन्टेम्प्रेरी लीडरशिप प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, डिस्कस द प्लानिंग एंड डिस्कस इट सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट। तो प्लानिंग वाला क्वेश्चन यार हम बहुत बार कर चुके, अभी ऊपर करके आए हैं। देन है कॉन्टिजेंसी जो है आपका थ्योरी ऑफ लीडरशिप, वो बताओ। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखना कि कॉन्टेम्प्रेरी अलग है और कॉन्टिजेंसी अलग है, अगर गलत लिख के आ गए तो गड़बड़ हो जानी है सारी की सारी। एक्सप्लेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ दिस थ्योरी एंड हाउ इट सजेस्ट दैट द इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द वेरियस सिचुएशनल फैक्टर, कि जो आपकी लीडरशिप होती है वो वेरियस सिचुएशनल फैक्टर पे कैसे डिपेंड कर रही होती है। तो कॉन्टिजेंसी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। अभी देखो ये वाला तो है भैया, अभी मैंने आपको बताया ही था कि प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग हम बहुत बार वैसे ही पढ़ चुके हैं, डिफाइन करना, गोल को स्टैब्लिश करना, स्ट्रैटेजीज को, गोल्स डिफाइन करना, प्लान डिफाइन करना, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को, इंटीग्रेट करके रखना चीज़ों को। तो आपका डिसीजन मेकिंग, आपका रिड्यूस करना अनसर्टेनिटी कि भाई कोई रिस्क वगैरह ना हो, फैसिलिटेट करना डिसीजन मेकिंग को, सेट करना स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल कि भाई ऐसे काम ही होगा, इससे वैसा काम नहीं हो रहा हो, प्रमोट करना एफिशिएंट यूज को, मिनिमाइज करना रिस्क को, इम्प्रूव करना कोऑर्डिनेशन को, फैसिलिटेट करना ग्रोथ को। ये सब किस में आता है, आपका प्लानिंग का पार्ट है। ये सब आपका किसका पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है। एक अच्छी प्लानिंग में ये सब आता है कि आप डायरेक्शन दे रहे हो, अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज कर रहे हो रिस्क को, एफिशिएंट यूज करो अपने रिसोर्स का, कोई रिसोर्स वेस्ट ना हो रहा हो। दीज आर द थिंग्स वी कम इन प्लानिंग। तो प्लानिंग वाला पार्ट तो बढ़िया से पीडीएफ से ही पढ़ के जाना, जो पीडीएफ के सेकंड यूनिट के नोट्स मैंने आपको दिए थे, बहुत अच्छा उसमें प्लानिंग डिस्क्राइब है। अब आगे कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या था, तो हमने पढ़ा था सिचुएशनल अप्रोच होती है, नो यूनिवर्सल स्टाइल होता है, फिट और मैच, पीपल मल्टीपल सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, लीडर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी है क्या, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट देयर इज नो सिंगल बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ऐसा कोई सिंगल बेस्ट स्टाइल है ही नहीं लीडरशिप का, ये कौन बोलती है, कॉन्टिजेंसी थ्योरी बोलती है। इसके बाद क्या है, इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन मैच बिटवीन लीडर स्टाइल एंड द सिचुएशन। सिचुएशन कैसी है और लीडर का स्टाइल कैसा है। हो सकता है जो लीडर है भाई वो बहुत सुस्त है, बहुत लेजी लीडर है और कंपनी में पड़ गई है रेड, तो भाई बहुत गलत काम हो जाएगा। लीडर लेजी है, कंपनी में पड़ रही है रेड, गलत काम है ये तो बहुत। तो लीडर शार्प माइंडेड है, कंपनी एकदम अच्छी ग्रो करेगी। तो दिस इज द थिंग कि आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा है। हमने यहाँ पे हाउ इट जैसे लीडरशिप डिपेंड ऑन सिचुएशनल फैक्टर, तो आपका नेचर ऑफ टास्क क्या है, फॉलोअर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फॉलोअर मतलब जिसको भी आप जिसके भी लीडर हो, है ना, आप एक ट्रेड कंपनी के लीडर हो, फाइनेंस कंपनी के लीडर हो। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट कैसा है वहाँ का। पॉपुलर मॉडल बेस्ड ऑन कॉन्टिजेंसी थ्योरी, 3-4 मॉडल्स भी हैं यहाँ पे, जिसमें से जो हार्ली बालचार्ड मॉडल है ना, ये भी पूछा गया है। पाथ गोल थ्योरी तो हमने पढ़ी है कि जो हमारे लीडर हैं वो हमारे लिए पाथ इजी कर देते हैं, उसमें से ऑब्स्टेकल्स हटा देते हैं, मतलब पाथ है भाई ऐसा, पाथ में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं, तो जो लीडर है उसने सारी ऑब्स्टेकल्स हटा दी, पाथ एकदम साफ है, जिससे कि आप एज अ फॉलोअर हैप्पी होकर के पहुंच जाओ एंड गोल तक। तो हमारा गोल इजी टू अचीव करता है कौन सी वाली थ्योरी में, पाथ गोल थ्योरी में। इसका क्वेश्चन भी 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। हार्टसेल बैलेंस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन लीडरशिप मॉडल क्या होता है कि लीडर जो है वो अडेप्ट करते हैं स्टाइल को, टेलिंग को, सेलिंग को, पार्टिसिपेटिंग को, डेलीगेटिंग को अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर रेडीनेस। तो फॉलोअर कैसा है, आपकी कंपनी के लोग कैसे हैं। मान लो कंपनी के लोग जो है ना बहुत मूर्ख हैं, तो हमारा लीडर क्या है, मूर्खता से ही समझा रहा है और अच्छी थ्योरी से निकाल के ला रहा है कि ये लोग कैसे अच्छे बन जाए, इन लोगों को कैसे समझाऊं कि इन्हें समझ में आ जाए। तो these are some of the contingency theory models. I hope समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो 10% तो आ ही रहा होगा यार। इस चीज को पढ़ लोगे एक बार तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब हमने यूनिट नंबर 1 का 2024 के पेपर के सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हम आ गए हैं 2025 के जैन एंड सेम के क्वेश्चंस पे, तो भी डिस्कस करते हैं। इसने पूछा पॉलिसी क्या है। पॉलिसी क्या है, हमने बताया था एक रूल्स हैं जहाँ पे हम एथिक्स को डिफाइन करते हैं कंपनीज की, कि भाई यहाँ पे ऐसे काम होता है, ये सब चीजें होती है। पॉलिसी है कंपनी की कि हम 9 to 5 काम करेंगे, जिसमें से 30 मिनट का ब्रेक लेंगे। कंपनी की पॉलिसी है कि भाई हम 5 days वर्किंग करेंगे और 2 days का ऑफ रहेगा। कंपनी की पॉलिसी ये है भाई कि तुम्हें एक ही दिन की लीव मिलेगी। तो दीज आर द पार्ट ऑफ पॉलिसीज। कंपनी की पॉलिसी ये है कि भाई 10% टीडीएस कटेगा। कंपनी की पॉलिसी ये है भाई कि हमारी जो गर्ल्स हैं उन्हें +1 लीव मिलेगी हर मंथ, ऐसा होता है अगर आपको पता हो, है ना। तो दीज आर द थिंग्स के जो पॉलिसी में डिस्क्राइब होती है। तो पॉलिसी है क्या, जो कंपनी की एथिक्स है, एक कंपनी की रूल बुक है जिसमें ये सब लिखा हुआ है। कोई लीगल नहीं है, बट ये एथिकल रूल बुक है। क्या है, एथिकल रूल बुक। तो उसने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज बताओ, डिस्क्राइब करो पॉलिसीज कैसे फॉर्मुलेट होती हैं। तो आपको पता है पॉलिसी कौन बनाएगा, हमेशा टॉप लेवल लीडर बनाएगा।
तो इसी टाइप से आपको एग्जाम में लिख के आना है कि आपको क्या क्या लग रहा है। तो भाई देखो, मैं तुम्हें बेस्ट एडवाइस दूं ना, तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले तो साइड में स्पेस बना करके उस पॉइंट से रिलेटेड तुम्हें जो भी याद आ रहा है ना वो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें जो भी पॉइंट्स याद है वो लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें जो भी पॉइंट्स याद है वो लिख लो, और ये बैक साइड ऑफ करना अपनी शीट के, बैक साइड करना, एक एक पॉइंट लिख लेना बस। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी कौन बनाता है तो लिख लेना मेड बाई टॉप लेवल, बस इतना कि टॉप लेवल बनाता है। जब आप एग्जाम में एक्चुअल आंसर फॉर्म करोगे बड़ी शीट पे, तब आपको ये छोटे छोटे पॉइंटर्स बहुत हेल्प कर रहे होंगे। मैं तो पर्सनली यही फॉलो करती थी, अपना जब क्वेश्चन पेपर मिलता था मैं पीछे लिख लेती थी सबको जो भी मुझे याद है। तो इससे क्या होता था, व्हेन आई फॉर्म द एक्चुअल आंसर, तो मुझे सब वो याद रहता था जो मुझे उससे रिलेटेड शुरू में एकदम याद था, बिकॉज व्हेन आई सी द पेपर आई हैव अ फ्रेश माइंड, but when I start writing I eventually lose the things that I have learned just back 15 मिनट पहले ही भले ही पढ़ी हो, बट भूल जाते हो आप लिखते वक्त। तो बेटर है जब भी आप एग्जाम शीट देखो पहले ही लिख लो बैक साइड पे कि भाई हाँ इससे रिलेटेड मुझे ये स्टेट करना है। कथा नहीं लिखनी है एग्जाम के पीछे, बट आपको बैक शीट पे एक एक दो दो लाइन के पॉइंटर जरूर लिख लेने हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम पॉलिसी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और साथ में कर लेते हैं नो वन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर ऑल सिचुएशंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेस्ट नहीं है किसी भी सिचुएशन के लिए, है ना, कि हर एक स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड हैव अलग अलग सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि भैया आप डेमोक्रेटिक लगा रहे हो और ऐसी कंट्री में लगा रहे हो जहाँ के लोग बिल्कुल लुल्ल है, जहाँ के लोग बिल्कुल ऐसे हैं वहाँ पे ऑटोक्रेटिक ही चलेगा, है ना, जहाँ के लोग बहुत तेज हैं वहाँ पे जो है हमारा डेमोक्रेटिक चलेगा। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक सिचुएशन में अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लगता है। दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाक से एकदम जल्दी जल्दी। तो टाइप्स ऑफ कुछ पॉलिसीज लिखी हुई हैं यहाँ पे जो है पढ़ लेना आप लोग कैसे पॉलिसीज बनती हैं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है यूनिट नंबर 2 की वीडियो में। यू विल गेट दीज थिंग्स इवेंचुअली देयर आल्सो। अभी हम आते हैं नो वन वाले पे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छी क्यों नहीं है इसी सिचुएशन के हिसाब से। तो एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ रोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज, अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें सब कुछ फॉर्मल है, अरेंजमेंट है, रिस्पांसिबिलिटीज हैं, रोल्स हैं, सबके पास एक अपनी अथॉरिटी है, अपनी एक रिलेशनशिप है। नो वन बेस्ट स्ट्रक्चर बिकॉज सिचुएशन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हमारी सिचुएशन तो वेरी करती है कि भाई अभी क्या हो रहा है, करंट सिनेरियो में बताओ ना व्हाट कैन वी डू। तो गोल्स एंड स्ट्रेटजीज डिफर करती है, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करता है, टेक्नोलॉजी अलग अलग है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, एनवायरमेंट डायनामिक है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, पीपल और वहाँ का कल्चर बहुत अलग है, टाइम और सिचुएशन चेंज बहुत डिफर करता है, कॉस्ट और एफिशिएंसी बहुत अलग अलग होती है, सम स्ट्रक्चर्स आर कॉस्टलियर और कुछ स्ट्रक्चर जो है वो स्लोअर होता है। तो दिस इज हाउ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, नो वन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर कह दो कि भाई मैं इसी स्ट्रक्चर में काम करूंगा, मैं यही टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, तो देयर इज नो सच टेक्नोलॉजी कि आप यही यूज कर रहे होगे। एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से हमारी नो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर ऑल सिचुएशंस। एक सिचुएशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है, 1-to-1 मैपिंग हो सकती है, पर 1-to-many मैपिंग यहाँ पे नहीं हो सकती। क्या हमें समझ में आया? मैंने बहुत सिंपली आपको समझा दिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं थी। और ये जो है आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव सब्जेक्ट नॉलेज यू कैन ओनली डू दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्कस द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट practices can be a source of competitive environment in a country। तो उसने बोला आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है वो एक सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्यों है कंपनी में। एचआर मैनेजमेंट, ठीक है, तो चलते हैं इसकी तरफ। एचआर मैनेजमेंट इफ वी हैव हियर, यस, तो उसने बोला जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एचआरएम जिसे हम बुलाते हैं, रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू द मैनेजिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन संभालती है? हमारी मैनेजर टीम संभालती है, हमारी मैनेजर टीम संभालती है सारा एचआर। when well designed and implemented they have help in attracting, developing and retaining the best talent which creates competitive advantage। तो जब भी हमारी हायरिंग होती है तो हम क्या ट्राई करते हैं कि बेस्ट टैलेंट आ रहा हो। इतने सारे लोग बैठते हैं इंटरव्यू में, इतने सारे लोग बैठते हैं ओएस में, पर सिलेक्ट कौन होता है? बेस्ट। तो हम चाहते हैं वो बेस्ट पीपल हमारी टीम में आए जिससे हमारी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो। आपको पता है जेप्टो से ब्लिंकिट में जाने पे कितना बड़ा सैलरी शिफ्ट है, सिमिलरली वाइस वर्सा। तो ये लोग टैलेंट की कदर करते हैं कि हाँ यार ब्लिंकिट का सीएमओ हमें ज्वाइन कर रहा है, तो हिज पैकेज वुड बी लाइक 5x पैकेज हो जाएगा जो भी उसे वहां पे मिल रहा था। तो पीपल पे फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि आपकी स्किल्स क्या है, आप क्या हमारी कंपनी में लेके आ रहे हो ऐसा।
तो उसने कहा अट्रैक्ट करते हैं हम बेस्ट टैलेंट को, कंपटीटिव एडवांटेज क्यों क्रिएट करता है एचआरएम, हमें यही पढ़ना है कि कंपटीटिव एडवांटेज क्यों ला रहे हैं हमारे एचआरएम, क्योंकि हम अट्रैक्ट करते हैं बेस्ट टैलेंट को, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हमें कंपनी में चाहिए, इसी चीज के तो एचआर को पैसे मिल रहे हैं। अब एचआर मान लो तुम्हें हायर कर ले, तुम्हें आता कुछ नहीं है, तो भाई एचआर के तो पैसे कट जाएंगे कि यार ये क्या मूर्ख ले आए तुम, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। डेवलप करना एम्प्लॉय की स्किल्स को, ये भी एचआर का काम होता है। मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, जैसे मेरी एचआर तो यार बहुत अच्छी थी, मेरी एचआर ऑलवेज यूज टू मोटिवेट मी, ऑलवेज यूज टू विश मी कि तुषिका आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आपको मोटिवेट करना, आपको रिटेन करके रखना है एम्प्लॉय का, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय रिटेनिंग का मतलब क्या है कि आपका एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में चला गया, वो भी कॉम्पिटेटिव कंपनी में चला गया, तो भाई यू आर नॉट अ गुड एचआर, यू आर नॉट अ गुड एचआर, यू लूज अ जेम, आपने तो एक जेम ही लूज कर दिया। अगर आपके किसी अच्छे एम्प्लॉय ने, कॉम्पिटेटिव एम्प्लॉय ने दूसरी कंपनी, आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी ज्वाइन कर ली। बिल्ड करना कमिटमेंट को, डिराइव करना इनोवेशन और क्वालिटी को, है ना, दीज आर द टास्क ऑफ एचआर मैनेजमेंट, और वो इसी से एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर रहा होता है कि आपकी कंपनी और कंपनी से कैसे अलग है, बिकॉज आपके पास बेस्ट टैलेंट है, आप उस टैलेंट से इनोवेशन करवा रहे हो, क्वालिटी अच्छी रख रहे हो, आप उन लोगों से कमिटमेंट ले रहे हो कि हाँ यार आप इस कंपनी में ये चेंजेस लेकर के आ रहे होंगे। बेनिफिट्स क्या है एचआरएम प्रैक्टिसेस के, आप रीड कर लेना। कंक्लूजन क्या है कि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है विच इज रेयर, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल एंड नॉन सस्टेनेबल, वो क्रिएट कर रहा है कंपेटिटिव एडवांटेज। आपके ह्यूमन कैपिटल इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। आपकी कोई मशीन ऐसी हो सकती है जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर रही हो, बट देयर इज नथिंग हु कैन रिप्लेस द ह्यूमन, ठीक है। हमारा अब एक और एमसीएम कंप्लीट हो गया है, अब हम आ गए हैं एआईएमएल एआईडीएस वाले एमसीएम पे। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है। हमने भी पढ़ा था कि हम प्रॉब्लम देखते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, देन हम वहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स निकालते हैं, ऑल्टरनेटिव फाइंड करने के बाद हम ऑल्टरनेटिव को इवेलुएट करते हैं कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा है, देन हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं, एंड देन लास्ट में हम फीडबैक लेते हैं कि क्या हमने जो ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करा वो अच्छा था या नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के मैनेजमेंट में, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी टू डू क्वेश्चन है। सुबह वाली वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाया था, मक्खन समझाया था एकदम। ये तो देखो यही सब लिखा हुआ है। हाँ थक गई यार मैं बोलते बोलते। इवेलुएट करना प्रॉब्लम को, एनालाइज करना प्रॉब्लम को, डेवलप करना अल्टरनेटिव को इवेलुएट करना, कंपेयर करना कि कौन सा वाला अच्छा है, उसमें से एक को सिलेक्ट करके डिसीजन फाइनल ले लेना, एंड डिसीजन को बाद में चेक करना कि भाई जो मैंने डिसीजन लिया है वो ठीक भी है या नहीं है। ये मैंने आपको अपने फोन के एग्जाम्पल से सिखाया था। इफ आई एम परचेजिंग अ फोन तो मैं प्रॉब्लम देखूंगी पहले कि भाई करंट फोन में क्या क्या दिक्कत है, हैंग होता है, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, गर्म हो जाता है धूप में। आई होप समझ गए होगे, एप्पल है ना, तो दिक्कत होती है बहुत इसमें। एनालाइज करना प्रॉब्लम को कि भाई ये प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने बच्चों का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती टाइमली, बंद ही हो जाता है, मैं वीडियो बनाने जाती हूँ बंद हो जाता है। तो हमने डेवलप करे ऑल्टरनेटिव कि अब क्या ले लो भाई, एक एंड्रॉइड ले लो जो तुम्हारा ये जो है ना बच्चों को आप टाइमली रिस्पॉन्ड कर पाओ एटलीस्ट। इवेलुएट करो ऑल्टरनेटिव को, कौन सा फोन सस्ता आ रहा है, किसमें स्टोरेज ज्यादा है, कौन सा जो है वो अच्छी बैटरी रिटेन कर लेता है, गर्म नहीं होता। बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर लो और इम्प्लीमेंट कर लो डिसीजन को। एक फोन ले लिया, अब अपने डिसीजन को इवेलुएट करो, सही फोन लिया भी है या नहीं है, इसमें गड़बड़ तो नहीं है कोई, ऐसे। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए आपने जो भी डिसीजन लिया है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी आपके पास और आपने डिसीजन ले लिया। चॉइस करना ऑल्टरनेटिव्स में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है कि भाई आपको बार बार ऑल्टरनेटिव चेक करते रहने पड़ेंगे। इसमें रिस्क भी होता है, एक डिसीजन गलत ले लिया तो भाई पूरे आपके 15-20 हजार पानी में गए जो फोन आपने नया लिया उसके, है ना। इन्फ्लुएंस करना चाहिए फ्यूचर एक्शंस को, टाइम बाउंड होना चाहिए, इतना बड़ा डिसीजन मत लो कि भाई आप 2-3 महीने से फोन ही ढूंढे जा रहे हो, एक हफ्ते का काम है, जल्दी जल्दी सर्च करो, लोगों से सलाह लो और देख करके खत्म करो। तो टाइम बाउंड होना चाहिए आपका डिसीजन। दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। बहुत कुछ क्वेश्चन आया है, कितने नंबर में आया, 6 नंबर में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमने बिल्कुल नहीं जाने देने हैं, दीज आर द वेरी गुड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जाते हैं केस बेस्ड है, मैंने आपको बताया केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे होंगे, हमने भी एक यूनिट नंबर 1 में भी देखा था। तो अब आ गया हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन फर्म है XYZ बिल्डर्स, वो प्लान कर रहे हैं हाई राइज अपार्टमेंट बनाने का। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो 24 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट ड्यू टू डिलेज इन मास्टर सप्लाई एंड लेबर शॉर्टेज द फर्म इज फॉलिंग बिहाइंड शेड्यूल। द प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर अरविंद नीड्स टू प्लान हाउ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। जो मैनेज बजट कर रहे हैं वो ओवररन कर रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड हैंडल वर्कफोर्स एफिशिएंसीज, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो क्या है कि भाई XYZ जो हमारी बिल्डर है वो एक अपार्टमेंट बना रही है और ये तो बहुत गड़बड़ का काम हो रहा है कि 24 मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए था पर अभी तक नहीं हुआ है। और अगर आप में से किसी का घर बना है तो आप तो बहुत रिलेट भी कर पा रहे होगे, लाइक मेरा घर बना था तो उन्होंने बोला था 1 साल में बना देंगे, बट इट्स लाइक 1.5 साल ना हो और अभी तक वो जो लेबर है उसकी डेली कॉस्ट वगैरह जाती है ना। हम विजिट करने जाते हैं तो भाई आप अभी भी वो तारे वगैरह फिक्स कर ही रहे होते हैं, अभी तक हम शिफ्ट नहीं हुए हैं।
तो दिस इज द थिंग कि अरविंद कौन है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग मिस्टर अरविंद कैन यूज। अब मिस्टर अरविंद को क्या करना चाहिए कि लेबर जो है उसकी शॉर्टेज हो रही है और मटेरियल सप्लाई टाइम पे नहीं हो रहा है, तो इसे ठीक करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, हाउ ही कैन इम्प्लीमेंट कॉन्टिजेंसी प्लानिंग टू डील विद द अनएक्सपेक्टेड डिलीज। तो यहाँ पे देखो ये केस बेस का क्वेश्चन है, केस बेस के लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है, आपको नॉलेज होनी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कॉन्टिजेंसी होता क्या है प्लानिंग। व्हाट स्ट्रेटजीज कैन हेल्प टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन इन सच अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, तो ये वाला केस स्टडी वी कांट डू तो हमें छोड़ देना चाहिए। स्टिल एक बार देखते हैं कैसे हम कैसे प्लान कर रहे होंगे, कैसे बढ़िया से निकालेंगे। तो उसने बोला टाइप ऑफ प्लानिंग कौन सी लगा सकते हो, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, कंटीजेंसी प्लानिंग। तो स्ट्रैटेजिक में क्या होता था कि हम ओवरऑल प्रोजेक्ट का गोल देखते थे कि भाई 24 मंथ में हो जाना चाहिए था विद इन बजट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद की सप्लायर एंड पॉलिसी ऑन कॉस्ट कंट्रोल। तो हम जो है कॉन्ट्रैक्टर को देख लें, है ना, और उसके साथ ये मैनेज करें कि हमारा बजट जो है वो कम लगे और क्वालिटी अच्छी निकल के आए। टेक्निकल हमने पढ़ा था, देखो स्ट्रैटेजिक तो जो था वो लॉन्ग टर्म होता था प्लानिंग, जो टेक्टिकल होता था वो मिड टर्म प्लानिंग होता था। मैंने आपको बताया था कि आपने एड रन करा है तो एक टेक्टिकल प्लानिंग था, आपने कोई नया लोकेशन पे प्लान खोला है तो वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग था कि टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या था, जो आपकी डे टू डे प्लानिंग होती थी, फॉर एग्जांपल कि वही इन्वेंटरी में खत्म हो गया ये ले आओ। हमने ये एग्जांपल तो जब पढ़े थे जब हमने अपना यूनिट 2 करा था। अभी के लिए पढ़ते हैं एग्जांपल्स मिस्टर अरविंद के लिए कैसे काम में ला रहे होंगे, क्योंकि हमें टाइप तो बतानी है प्लानिंग की पर मिस्टर अरविंद के यूज के बताने हैं। तो मिस्टर अरविंद टेक्निकल प्लानिंग में क्या यूज कर सकते हैं कि भाई फाउंडेशन इसकी बना लो, फिनिशिंग इससे करवा लो, स्ट्रक्चर इससे बना लो। आपका अगर घर बनाया तो आपको पता होगा ये सब, है ना, कि हम फिनिशिंग किसी और से करवा सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनवाएं, फाउंडेशन कैसे करें। ऑपरेशनल क्या है, डेली वीकली वर्क प्लान, लेबर एलोकेशन, कि आज कौन सी लेबर क्या काम कर रही है। जैसे मेरे फादर साहब जो है वो डेली जाके खड़े हो जाते हैं सुबह 8 बजे कि हाँ भाई आज कौन सी लेबर क्या काम कर रही है, आज कौन सा काम होना है, मटेरियल डिलीवरी कैसा चल रहा है, शेड्यूल, मटेरियल आ रहा है नहीं आ रहा, टाइल्स नहीं है तो टाइल्स आई है नहीं आई है। कंटीजेंसी प्लानिंग क्या है कि रिस्क लाइक मटेरियल डिलेज, लेबर शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, इक्विपमेंट एंड ब्रेकडाउन, वेदर इश्यूज एक्सेट्रा विद ऑल्टरनेटिव एक्शंस। तो ये हमारा कंटीजेंसी प्लानिंग जहाँ पे आप प्लान करते हो रिस्क के लिए और मटेरियल डिलेज के लिए। ठीक है, स्ट्रैटेजिक समझ में आया। लॉन्ग टर्म, टेक्टिकल मतलब मिड टर्म। तो लॉन्ग टर्म में आप क्या देख रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर को फाइंड कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ले ले आपसे कि भाई जल्दी कंप्लीट कर देगा। टेक्टिकल क्या है, मिड टर्म है जहाँ पे फाउंडेशन, फिनिशिंग, जो मिड लेवल काम है वो प्लान कर रहे हो। और ऑपरेशन मतलब डे टू डे काम, भाई आज लेबर क्या काम कर रही है, आज कौन सा नया सामान मंगाना है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इंप्लीमेंट करना कॉन्टिजेंसी प्लानिंग को, थक गई यार मैं तो बोलते बोलते। रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना, रिस्क असेसमेंट करना, क्योंकि कॉन्टिजेंसी प्लानिंग में आता ही क्या है, रिस्क को संभाल के चलना, रिस्क को संभाल के चलना। तो रिस्क असेसमेंट कर रहे हो आप, रिस्क को कैसे कम कर सकते हो वो देख रहे हो आप कि भाई कैसे हम जल्दी कवर कर ले, क्रिटिकल मटेरियल ना आ जाए कोई ऐसा जो जल्दी टूट जाए, है ना, आपका क्रॉस ट्रेन वर्कर्स आ जाए, आपकी जो मशीनरी है वो रेंट पे मिल जाए तो आपका काम जल्दी हो जाए। स्ट्रैटेजीज टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन, कि आप कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करोगे रिसोर्स एलोकेशन के लिए। यार ये लोग आप ना रीड कर लेना एक बार, क्योंकि केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, बढ़िया आपको बस समझ पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि क्या क्या है। दोबारा से आगे आपके पास कॉन्टिजेंसी थ्योरी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, क्योंकि हर बार तो ये आ ही रही है। पाथ गोल थ्योरी हमारे टाइम पे आई थी, है ना, एक क्वेश्चन आ गया था इसका डायरेक्ट पाथ गोल थ्योरी का। एग्जामिन करो वैल्यूएशन ऑफ लीडरशिप थ्योरीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन फॉर मॉडर्न लीडर प्रैक्टिसेस। पॉज का तो ऑप्शन ही नहीं है, चलो कंप्लीट ही करते हैं फिर। कॉन्टिजेंसी थ्योरी और लीडरशिप और पाथ गोल थ्योरी, मैंने आपको कॉन्टिजेंसी बता दी, पाथ गोल अभी आपको दिखा देते हैं। एग्जामिन करना आपको इवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप थ्योरीज एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन फॉर द मॉडर्न लीडर प्रैक्टिसेस। इवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप मैंने आपको दिखाया ही था कि पहले कैसी होती थी अब कैसी हो रही है, भाई वैसे दिखाना है जैसे हमने मैनेजमेंट का दिखाया था। दिखा देते हैं आपको। कॉन्टिजेंसी थ्योरी में देख लो भाई 3 टाइप की होती है, फील्डर कॉन्टिजेंसी होती है, हेराब चार्ट की होती है और पाथ गोल थ्योरी होती है। पाथ गोल थ्योरी में हमारा जो लीडर है वो हमारे लिए पाथ को क्लियर करके रखता है। जो हार्ले बैलेंस चार्ट वाली है वहाँ पे फॉलोअर की रेडीनेस देखी जाती है कि फॉलोअर की एबिलिटी क्या है, फॉलोअर की विलिंगनेस क्या है, आपका कस्टमर क्या चाह रहा है, आप उस हिसाब से काम कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लीडर मैच कर लेता है स्टाइल विद सिचुएशन फील्डर बैलेंसिंग में, कि अभी क्या सिचुएशन है। अभी के टाइम पे लीडर अगर रूड हुआ तो एम्प्लॉय भाग जाएंगे, अभी के टाइम पे लीडर को एकदम सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज को किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट आउट ना करे।
तो ये लीडर के हिसाब से शिफ्ट होती है। यहाँ पे आप जो है फॉलोअर्स के हिसाब से शिफ्ट होते हो कि यहाँ पे अभी एबिलिटी क्या है, विलिंगनेस क्या है, क्या चाह रहे हैं फॉलोअर्स। और पाथ गोल में आपका जो लीडर है वो आपका पाथ क्लियर कर देता है, ऑब्स्टेकल्स हटा देता है पाथ में से, जिससे कि आपका जो भी फॉलोअर है वो आराम से गोल तक पहुंच सके। तो पाथ गोल थ्योरी जो है वो रॉबर्ट हाउस ने लिखी थी, हमने मॉर्निंग में भी पाथ गोल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपके टाइप्स हैं कॉन्टिजेंसी के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा पाथ गोल है इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टिजेंसी ओनली, इसी का टाइप है पाथ गोल। और पाथ गोल को फिर आपने एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन मैंने आपको बताया ही कि भाई स्टेज वाइज बता देना, अर्ली स्टेज में क्या होता था, फिर बिहेवियर थ्योरीज आई, फिर कंटिजेंसी आ गई, फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल आ गया एंड कंटेम्प्रेरी आ गया। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, तो इट इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट कि आपका जो अर्ली थ्योरी है वो क्या कहती थी, ट्रेट है। फिर आपने देखा कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, पर हमने सीखा नहीं भाई लीडरशिप तो सीखी जाती है। कंटिजेंसी क्या कहती थी, डिपेंड ऑन द फिट बिटवीन द लीडर साइड। तो ये वही वाली है कंटिजेंसी वाली के, जैसा आपको बेस्ट वे लग रहा है, देयर इज नो बेस्ट वे टू लीड, जैसा आपका सिचुएशन है वैसे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या कहती है, इंस्पायर करने के लिए कहती है। यहाँ पे हमारी कंटेम्प्रेरी क्या है, ऑथेंटिक है, एथिकल है। आप कंटेम्प्रेरी से ऑथेंटिक स्टाइल याद रखना, कंटेम्प्रेरी डांस स्टाइल होता है ना वो ऑथेंटिक है, बस ऐसे याद कर लेना अभी के लिए। अब आगे हम आ गए अपनी यूनिट नंबर 3 पे।